सुदर्शन चैनल के जो मालिक है चौहान के साहब, इन्होंने एक अहद दिलवाया लोगों को जो पार्टिसिपेंट थे, और उस अहद में उसमें ये बात कही गई कि हम इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। हम वचन लेते हैं कि हम इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे और उसके लिए मारेंगे भी और मरेंगे भी। 23 जनवरी को अदालत में दरख्वास्त दी कि साहब 156(3) के तहत में इनके ख़िलाफ़ आप डायरेक्टिव्स दें अदालत के, इन पे FIR रजिस्टर की जानी चाहिए। तो हमें खुशी है कि कल अदालत ने उसका नोटिस लिया और कल अदालत ने पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। आपको याद होगा कि 19 दिसंबर को गोविंदपुरी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था हिंदूवादी संगठनों के जरिए। इस प्रोग्राम के आयोजन के दौरान सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन का मालिक है, उसके जरिए एक शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं कासिम रसूल इलियास साहब, वो थाने पहुंचे। उन्होंने थाने में FIR दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन दी इस घटना के 2-3 दिन बाद, लेकिन उनकी इस एप्लीकेशन को पुलिस टरकाती रही जांच करने की बात करते हुए, और कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने DCP को एक लेटर लिखा, DCP के जरिए भी कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने साकेत कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली 23 तारीख को, 23 जनवरी को, और साकेत कोर्ट ने कल, यानी गणतंत्र दिवस के अगले दिन जब कोर्ट खुला, तो पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने को कहा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास इस पूरे मामले पर दे रहे हैं जानकारी। देखिए, 19 दिसंबर को यहाँ आपके गोविंदपुरी इलाके में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में कई लोगों ने शिरकत की थी, जिसमें सुदर्शन चैनल के जो मालिक है चौहान के, वो भी उसमें शामिल थे। उसमें बहुत सारी इश्तिहालंगेज़ तकरीरें की गई, लेकिन ख़ास बात यह कि सुदर्शन चैनल के जो मालिक है चौहान के साहब, इन्होंने एक अहद दिलवाया लोगों को जो पार्टिसिपेंट थे, और उस अहद में उसमें ये बात कही गई कि हम इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। हम वचन लेते हैं कि हम इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे और उसके लिए मारेंगे भी और मरेंगे भी, और बहुत सारी इश्तिहालंगेज़ बातें उसमें कही गई। तो हमने 25 दिसंबर को गोविंदपुरी थाने में एक एप्लीकेशन दी कि इनके ख़िलाफ़ FIR की जाए। इन्होंने हेट स्पीच दी है, इन्होंने जो है देश के ख़िलाफ़ इक़दाम किया है, इसलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और एक सेकुलर राष्ट्र की बात करता है। ये हिंदू राष्ट्र के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये कहा कि हमने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला एक लंबे अर्थ तक चलता रहा, कोई जवाब नहीं उनकी तरफ से आया। तो फिर हमने DCP को एक ख़त लिखा और उनसे दरख्वास्त की कि साहब ये आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो FIR करवाएं, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तकरीबन 1 महीना इंतजार करने के बाद हमने 23 जनवरी को अदालत में दरख्वास्त दी कि साहब 156(3) के तहत में इनके ख़िलाफ़ आप डायरेक्टिव्स दें अदालत के, इन पे FIR रजिस्टर की जानी चाहिए। तो हमें खुशी है कि कल अदालत ने उसका नोटिस लिया और कल अदालत ने पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है, और हमें उम्मीद है कि या तो स्टेटस को रिपोर्ट दाखिल करते वक्त में FIR दर्ज हो जाएगी या फिर अदालत दोबारा इंस्ट्रक्शन देगी। तो ये अब मसला जो है दोबारा अदालत में मार्च में आएगा। देखिए, असल में हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से हेट स्पीच का सिलसिला शुरू हो गया है और एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर इसके बाद 19 दिसंबर के बाद में यहीं हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी। वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कुशी के भी बातें अलल ऐलान कही गई। वहाँ पे ये कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाएगा, और आप जानते हैं कि इसके बाद सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसकी गूंज सुनाई दी और लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये लोग जो बातें कह रहे हैं बढ़ बढ़ के, ये इसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि उनको ये यकीन है कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उनको एक तरह की इम्प्यूनिटी हासिल है। तो आप हरिद्वार वाले मामले में देखिए कि कितने लोग उसमें शामिल थे, कितने धर्मगुरु थे और कितनी और ऐसी ख़वातीन भी थी जिन्होंने इश्तिहालंगेज़ तकरीरें वहाँ से की है। लेकिन बहुत मुश्किल से एक FIR किसी और आदमी के FIR के बुनियाद पर पहले एक को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद अब दूसरे साहब को गिरफ़्तार किया, ये 3 नरसंगों को। लेकिन मसला ये कि उसमें और बहुत सारे लोग थे। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पे ये चौहान जी के साहब इन्होंने भी यहाँ पे तकरीर की थी, और इस पर भी कोई कार्रवाई हुकूमत नहीं कर रही है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पुलिस पूरी तरह से हुकूमत के ताबे है और हुकूमत के इंस्ट्रक्शन पर ही वो काम करती है। चुनांचे हमारे पास में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं
और अदालत ने हमारी एप्लीकेशन को फ़ौरन एक्सेप्ट किया और उस पर कार्रवाई की। हमें खुशी है। जिस तरह से आपने पूरा मामला जाना, कासिम रसूल इलियास ने किस तरह से इस पूरे मामले को आगे उठाया और उन्हें कोर्ट से उम्मीद है कि इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगे जाने के बाद हम ये आशा करते हैं कि पुलिस स्टेटस रिपोर्ट देने से पहले एफआईआर दर्ज करेगी ताकि कोर्ट को बताया जा सके। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो अगली तारीख पर कोर्ट उनको डायरेक्शन देगी एफआईआर करने का। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जरिए 10 दिन का समय हरिद्वार पुलिस को दिए जाने के बाद हरिद्वार पुलिस कुछ एक्टिव नजर आई, एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद 3 गिरफ्तारियां हरिद्वार पुलिस ने की। हालांकि 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी, आगे की गिरफ्तारियां अभी उसमें नहीं हो पाई हैं। स्टेटस रिपोर्ट भी अभी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जब कोर्ट के जरिए किसी मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है तो पुलिसकर्मी मजबूर हो जाते हैं उस पर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने इस पर एक्शन नहीं लिया तो अगली तारीख में कोर्ट डायरेक्शन देगा और उसमें धाराओं का भी डायरेक्शन अगर दे दे तो फिर कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं और पुलिस के ऊपर भी सवालात खड़े कोर्ट कर सकता है। तो इसलिए इस मामले में भी इस तरह का डायरेक्शन देने के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस मामला दर्ज करेगी। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।